ओके, तो अभी तक आपने देखा कि जो आपके पास सॉलिड होता है वो किस तरह से लिक्विड में डिजोल्व होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपके पास गैस होता है वो किस तरह से लिक्विड में डिजोल्व हो सकता है, क्या क्या फैक्टर है। तो देखते हैं आपके पास कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, या फिर आपके पास हो सकता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास हो सकता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और फोर्थ वन आपके पास हो सकता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, ये बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये चार बातें हैं जो डिसाइड करती हैं कि जो आपका सोल्यूशन बन रहा है गैस इन लिक्विड का वो कैसे बनेगा, कौन कौन से फैक्टर है। तो ये चारों फैक्टर हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर मैंने पहले भी बात की थी, लाइक डिसॉल्व लाइक। या फिर हम बात कर रहे थे वहां पे कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है अगर वो सिमिलर है, काफी अच्छा है, तो जो आपके पास सॉल्यूट होगा वो सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं कि आपके पास H2 है या फिर N2 है या फिर O2 है, इनकी अगर हम क्वांटिटी देखें वाटर में, तो वाटर में इनका जो क्वांटिटी होता है बहुत कम डिजॉल्व होता है, यानी कि लेस क्वांटिटी डिजॉल्व इन वाटर, बहुत ही कम क्वांटिटी इनका डिजॉल्व होता है। कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इनका जो क्वांटिटी होता है वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होता है, लेस क्वांटिटी। ठीक, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जैसे आपके पास है अमोनिया या फिर आपके पास हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, इनका जो क्वांटिटी होगा मोर क्वांटिटी कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। वाटर में बहुत सारी क्वांटिटी हम इनकी डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इनके पीछे अगर हम लॉजिक देखें तो क्या लॉजिक है कि आपके पास अलग अलग दिख रहा है आपको, पहले वाले में तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लेस क्वांटिटी आ गया और इसमें हमारे पास दिख रहा है कि मोर क्वांटिटी आ गया। ऐसा क्या लॉजिक, ठीक है। तो देखो ये आपके पास एक तरह से क्या है, नॉन पोलर। और आपको पता है कि वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका पोलर होगा तो पोलर वाले को ही डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर को ही डिजॉल्व करेगा। हालांकि जो नॉन पोलर वाले होंगे वो थोड़ा बहुत डिजॉल्व हो सकते हैं लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा वो काफी वीक होता है। ठीक, दूसरी तरफ अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अच्छा हो गया या फिर जो आपके पास सब्सटेंस है जैसे अमोनिया गैस हो गया या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते, कोई केमिकल रिएक्शन कर लेते, सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर अमोनिया है, ठीक, अमोनिया वाटर के साथ आपने कंबाइन करा है तो आपका क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब जो आपका अमोनिया होगा वो ज्यादा डिजॉल्व होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक कंपाउंड बना लिया उसने, जुड़ गया दोनों। तो दोनों जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे इंटरेक्शन अच्छा है, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हुए जिसकी वजह से अमोनिया वाटर के साथ जुड़ गया। या फिर अमोनिया, आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका अमोनिया गैस है ये क्या कर लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विद वाटर। तो इसलिए आपका बहुत ज्यादा डिजॉल्व होता है अमोनिया, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें अदर गैसेस से अमोनिया को, तो अमोनिया सबसे ज्यादा डिजॉल्व होता है वाटर में, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट हमने देखा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमने देखा। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हो गया या फिर आपके पास हाइड्रोकार्बन वाली कोई गैस होगी या फिर इनर्ट गैसेज होगी, ठीक है, इनर्ट गैसेज। तो ये अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक हम किस पे बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अभी तक हम बात कर रहे थे वाटर के बारे में। लेकिन अगर आप इन गैसों को किसी और में डाल दें, जैसे मैं इसे एसीटोन में डाल दूं या फिर
आप इसे किसी इथेनॉल में डाल दो तो इन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ अलग ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, टेम्परेचर का, ये तो आपको पता चल गया किस तरह से डिजोल्व हो रहा है। अब हम दूसरा फैक्टर अगर यहाँ पर देखें टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक, तो टेम्परेचर नॉर्मली हमने देखा कि अगर आप सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, आपने देखा होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम क्या करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देखो अगर आप क्या करते हो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो वहां पर क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा। जब आप क्या कर रहे हो, कोई कंटेनर आपके पास है, यहां पर हमारे पास वाटर है, ठीक, इट कंटेन सम वाटर, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे इसे एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट जरूरी नहीं कि हमेशा उस सॉल्वेंट की तरह काम करे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीजें जो आपके पास सॉल्यूट होते हैं, ये जो आपके मटेरियल होते हैं, वो हर मटेरियल किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक में ही डिजोल्व होंगे, पोलर वाले पोलर में ही डिजोल्व होंगे, तो इस तरह से हमें देखना होता है। अब देखो हमने यहाँ पर बात की टेम्परेचर की, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पर जैसे गैसेस डिजोल्व है N2 या फिर O2 या फिर कोई अदर गैसेस, अब यहां पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करो, टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, ठीक, कोई भी यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं है, जो आपके पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, वो कहां पर प्रेजेंट होगा, वो जो आपको पता है कि जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, ऐसे कुछ जो लिक्विड होता है उनके बीच में स्पेस होता है, वहां पर आपका नाइट्रोजन और जो भी अदर गैसेस भी प्रेजेंट वहां पर लोकेटेड होगी, यहां पर लोकेटेड होगी, ठीक है, या फिर आपका ऑक्सीजन भी कहां पर प्रेजेंट होगा, इस वॉइड पर प्रेजेंट होगा, राइट, एम्प्टी स्पेस पर। अब आप टेम्परेचर दोगे तो क्योंकि आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री होंगे, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी जिसका भी बढ़ गया वो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी जिसका भी बढ़ गया वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा, वो भागेगा वहां से, ठीक है, जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती है। तो जब आप इसे हीट दे रहे हो तो जो आपके पास गैसेस पार्टिकल है इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो वहां से स्केप कर जाएंगे, ठीक। तो दैट मीन्स हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली इन जनरल वे, इन जनरल, ठीक है, जर्नल में इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ जगह पे अलग भी हो सकता है, इन जनरल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीज हो, ये आपने समझा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, और यहां पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। अगर आपने वाटर लिया हुआ है एज अ सॉल्वेंट और वहां पर हम कौन सी गैसें देख रहे हैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहां से जो गैसेस पार्टिकल्स थे वो वहां से स्केप कर जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वहां से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर कुछ इनर्ट गैसेस, अगर आप इन्हें एसीटोन में डाल दो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो यहाँ पर कुछ हद तक क्या होती है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, कुछ हद तक यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, टेम्परेचर के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, मतलब जो आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट। और इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर में उसका यूज करते हैं। और अगर हम देखें, अगर आपने देखा होगा कि जो आपके पास एनिमल्स होते हैं जैसे एक्वेटिक एनिमल,
जब गर्मियां ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मियां बढ़ गई यानी कि समर काफी ज्यादा हो गया, तो जो एक्वेटिक एनिमल होंगे पहले तो ऊपर ऊपर रहते हो, जब विंटर था ऊपर ऊपर तैर रहे थे बढ़िया से आराम से, लेकिन जब आपके पास काफी सारी गर्मी बढ़ गई तो जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल है जैसे फिश, कि ऊपर नहीं घूमेगा, फिर ये बॉटम की तरफ पहुंच जाता है, बॉटम की तरफ पहुंच जाता है, या फिर ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां पर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा ना हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि जब आपका समर होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर में क्या हो जाएगी, कम। समर में टेम्परेचर ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी या ऑक्सीजन का लेवल होगा वाटर में वो कम हो जाएगा, जिससे जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल होंगे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पर टेम्परेचर कम हो, जहां पर उन्हें लगे कि यहाँ पर पानी ठंडा है, और पानी अगर ठंडा होगा तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगी। अगर आप पानी को क्या करते हो, गर्म करते हो, तो वहां से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसलिए जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो समर में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जितना कि विंटर में फील करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने सॉलिड के बारे में देखा था, सॉलिड इन लिक्विड, तो वहां पर हमने प्रेशर का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दोनों के, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो नॉर्मली जब आपके पास क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉल्यूट इसमें वाटर में या लिक्विड में, ठीक। तो आपको पता है कि जब हम प्रेशर की बात करते हैं और सॉलिड आपके पास है, तो जब आपके पास सॉलिड होता है तो कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो तो ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, या सॉलिड हो या लिक्विड हो वहां पर उतनी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या होती है, बहुत सारी कंप्रेसिबिलिटी होती है। आप यूं करोगे और आगे पार्टिकल पहुंच जाते हैं, हल्का सा प्रेस करोगे पार्टिकल काफी दूर तक मूव कर जाते हैं, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल या लिक्विड में कंप्रेशन बहुत कम होता है, प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम होता है, तो इसलिए हम वहां पर प्रेशर को डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आपके पास इस तरह की कंडीशन होगी, सॉल्यूट इन लिक्विड प्रेजेंट होगा, ठीक। लेकिन जब आपके पास गैस इन लिक्विड होगा तब आपको प्रेशर को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अगर हम सिंपल सा देखें, यहां पर आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड आपके पास हुआ, यहां पर हमने सपोज किया कि कोई गैस है, ठीक है, यहां तक ही फिलअप है, ये आपका लिक्विड यहां तक फिलअप है, राइट। तो ये आपका हो गया यहां तक लिक्विड हमने फिलअप किया हो यहां तक। ये हमने यहां पे सपोज किया कि यहां पर हमने एक पिस्टन लगाया है, राइट। अब यहां पर O2 हो सकता है, राइट, और इसमें भी O2 हो सकता है, डेफिनेट, ठीक। अब आप क्या कर लो यहां पर, अब हम यहां पर थोड़ा सा चेंज ये कर लेते हैं कि इसी कंटेनर को हम क्या कर लेते हैं, जो आपका पिस्टन है उसे और नीचे लेके आते हैं। ये पिस्टन हमने लगाया है यहाँ पर, ठीक। इस पिस्टन को हमने आगे बढ़ा दिया। अब आपका लिक्विड तो यहां तक था, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर कुछ O2 इस तरह से बहुत सारे ऑक्सीजन थे। अब क्योंकि आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर कुछ वेट आपने रख दिया, ठीक है, कुछ वेट आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, लिक्विड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। और क्योंकि यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल थे, गैसेस पार्टिकल पे प्रेशर बढ़ा, ठीक है, और ये जो O2 के मॉलिक्यूल थे ये कहां पहुंच जाएंगे, लिक्विड के अंदर। ये मॉलिक्यूल कहां पहुंच गए, लिक्विड के अंदर। और ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो आप खुद समझ सकते हो ये वाला गैप तो गायब हो जाएगा, तो जो आपके पास ये वाले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे पूरी तरह से कहां चले जाएंगे, लिक्विड के अंदर पहुंच जाएंगे।
तो मतलब प्रेशर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैस की क्वांटिटी वाटर में डिजॉल्व होगी। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी की थी हेनरी, एक साइंटिस्ट हुए हेनरी, ठीक है। उन्होंने देखा और बहुत सारे गैसेस में उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। इनके अकॉर्डिंग सिंपल से क्या है, बात यही है, इन्होंने क्या देखा, बहुत सारी गैसों पर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि क्या वहां पर किस तरह का चेंज होता है। तो उसके बारे में उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि जब भी आप क्या करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो इंक्रीज होगी। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर। ठीक, सिंपली आपके पास क्या हुआ, हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पार्टिकल increases with increase in pressure at constant temperature, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखा हुआ है, आप समझ सकते हो कि क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों अपोज करते हैं। एक तरफ से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर क्या कर रहा है, पास लेके आ रहा है पार्टिकल को, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपोज करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ये प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और ठीक, तो ये आपने देखा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। या सिंपली हम यहां पर देखें तो आप कह सकते हो मास जो आपका होगा गैस का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके पास गैस का मास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना मास गैस का यहाँ पे डिजॉल्व है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा डिजॉल्व होगी, उतनी ज्यादा क्वांटिटी उसकी डिजॉल्व होगी, राइट। तो ये आपके पास है हेनरी लॉ का एक बेसिक फॉर्म है, ठीक है। इसे आप अलग अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट, ठीक। तो इसी को जहां पर तो आप देख रहे हो कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। एक और फॉर्म आप हेनरी का देख सकते हो, एक और फॉर्म आपके पास है जिसे हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो आपका सॉल्युबिलिटी है उसे आप मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन में देख सकते हैं कितने ज्यादा मोल वहां पर प्रेजेंट है, या मोलरिटी के फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो आपका हेनरी लॉ है, हेनरीज लॉ, उससे आप कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस at particular temperature is directly proportional to the directly proportional, जो मोल फ्रैक्शन होगा that will be directly proportional to the partial pressure of gas, राइट। मतलब सिंपली हम इसे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। या फिर इसको हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे पुट कर दो तो P इक्वल टू, वी कैन राइट, यहाँ पर एक कांस्टेंट रखा, ठीक है, जिसे हम KH से डिनोट कर रहे हैं X, और ये आपके पास एक तरह से हेनरी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू X आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। KH आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, हेनरी का कांस्टेंट,
ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट KH। और P आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, P आपका पार्शियल प्रेशर हो गया, KH आपका हेनरीज कांस्टेंट हो गया, और X आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो K, या फिर यहां से आप देख सकते हो प्रेशर बढ़ाओगे तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपका हेनरी लॉ है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बता दिया कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इन लिक्विड डिक्रीज होगी, वाटर में डिक्रीज होगी, अगर आप नॉर्मली किसी गैस की बात करते हो। ठीक है, अब आपने देखा कि या तो आपके पास इस तरह का कुछ फॉर्मूला आ रहा है, प्रेशर, ये KH और ये मोल फ्रैक्शन। ठीक, या फिर आपने देखा कि M प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहां पर भी आप लिख सकते हो M इक्वल टू KP, राइट। या फिर ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी हो उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हेनरी जो कांस्टेंट है KH, इसे हम पहले तो दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसे ऐसा लिख दें KH इक्वल टू X क्या दिखा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन गैस का जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर जितने ज्यादा मोल वहां पे डिजोल्व होंगे, आप कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ, P इक्वल टू P/KH इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी हो गया, एक तरह से कंसंट्रेशन हो गया। तो इन दोनों में से अगर हम इन दोनों अगर ध्यान से देखें, ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, तो आपको दिखेगा कि अगर आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो KH क्या होगा, कम होगा। या फिर आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आपका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो KH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हमने देखा कि जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी अगर आपका बहुत ज्यादा हो गया, सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, सॉल्युबिलिटी और KH, मोल फ्रैक्शन और KH। तो अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ KH विल बी डिक्रीज, KH का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक और बात मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर का भी रिलेशन देख लेते हैं यहीं पर, कि जब आप क्या करते हो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मतलब अगर हम, क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर इस कंडीशन में कम होगा। देखो दूसरी तरफ आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज होगा। ये तो हमने पहले भी देखा था कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, अगर हम साइन रिवर्स कर दें, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये इंक्रीज होगा, राइट। तो दैट मीन्स आपका KH का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी आप कह सकते हो। सिंपल सा मीनिंग हमारा ये हुआ कि जो आपका KH है, KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट, ये टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो KH का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इनमें इस तरह का रिलेशन है सॉल्युबिलिटी के साथ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, और ये आपका रिलेशन है। इसके हिसाब से आपका अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और KH का अगर हम यूनिट की बात करें तो KH का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, आप ATM में दिखा सकते हो या बार में दिखा सकते हो। तो ये आपके पास है हेनरीज लॉ, और हेनरी लॉ कांस्टेंट जितना ज्यादा KH होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा KH होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी। सपोज आपके पास दो गैसें हैं A एंड B, इसका वैल्यू है KH इक्वल टू, सपोज करो इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 5 ATM, और इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है KH का 2 ATM। ठीक है, A एंड B कोई दो गैसेज है जो किसी लिक्विड में डिजोल्व हो रखी है। यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा गया कि जो आपका KH है, A के लिए कितना है 5 ATM है और B के लिए कितना है 2 ATM है। तो आपसे बोला जाता है कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो अभी हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा KH उतना कम होगा।
तो यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर KH कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर B जो गैस होगी दैट विल बी मोर सॉल्युबल, B गैस आपका मोर सॉल्युबल होगा, राइट। अब अगर हम हेनरी लॉ में देखें कि कहां पर ये एप्लीकेबल होगा, इसकी लिमिटेशन क्या है, आखिर कहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, तो हेनरी लॉ का लिमिटेशन देखें, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ की लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन तो यही है कि जिस भी गैस को आप सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो उसमें ना तो एसोसिएशन होना चाहिए, ना डिसोसिएशन होना चाहिए, और ना ही उसका रिएक्शन होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ठीक ठीक है। तो आपके पास नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, मतलब ना तो गैस जुड़नी चाहिए, ठीक है, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन और नो केमिकल रिएक्शन मस्ट बी देयर, नो केमिकल रिएक्शन। जब आप उसे सॉल्यूट को, जो गैस है, अगर आप उसे कहां डाल रहे हो, कहां पे डाल रहे हो, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, तो ना तो उसमें डिसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि गैस स्प्लिट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास क्या है, HCl है, तो HCl ब्रेक डाउन हो गया, ठीक। आपके पास एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, तो बहुत सारे जो आपके पास गैसेज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने भी नहीं चाहिए, एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड आपके पास है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं होनी चाहिए, नो केमिकल रिएक्शन विल बी देयर, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं होनी चाहिए बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। और दूसरी बात है कि जो प्रेशर होना चाहिए वो काफी कम होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर ऐसा होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, बहुत हाई प्रेशर पर भी ये काम नहीं करेगा। और थर्ड आपके पास है टेम्परेचर नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, प्रेशर भी कम नहीं होना चाहिए, और एसोसिएशन डिसोसिएशन और कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वहां पे नहीं हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन अगर है तो हेनरी लॉ वहां पर अच्छा काम करेगा, उसको हम अप्लाई वहां पर कर सकते हैं जहां पर इस तरह की कंडीशंस होगी, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका हेनरी लॉ है, आखिर इसका यूज क्या है, आखिर हमने पढ़ तो लिया, या इसका कोई यूज भी है, या ऐसे पढ़ लिया। तो जो भी आपके पास लॉज होते हैं उनके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन जरूर होते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सिंपल सा हम पहले एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इस तरह से डिजाइन बना लेता हूं, ये आपके पास ये, और इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोका कोला, ठीक, ये बन है, राइट। अब आपको पता है कि जैसे आप इसे ओपन करते हो, जैसे ही ओपन करते हो आवाज आती है, या फिर जो आपका लिक्विड है यहां से ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो, कोई गैस इन्वॉल्व है, इसके अंदर कोई गैस है, ठीक। तो अगर इसके अंदर गैस है तभी तो ऊपर की तरफ रन कर रहा है आसानी से, गैस एस्केपिंग टेंडेंसी तो होती है, क्योंकि यहां पर जो गैस होती है वो काफी हाई प्रेशर पर होती है, जो आपका गैस है वहां पर काफी हाई प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर में रहती है, अंडर द हाई प्रेशर, जिसकी वजह से गैस वहां से बहुत तेजी से रिलीज होती है, ठीक। तो इसका स्वाद थोड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कौन सी गैस होती है, CO2, ठीक। और CO2 गैस जब वाटर के साथ कंबाइन होती है, H2 के साथ कंबाइन होगी, तो आपका बनता है कार्बोनिक एसिड, यानी कि CO2 प्लस H2, और ये आपका बनाता है कार्बोनिक एसिड। हालांकि ये काफी वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है, ये नहीं कि मुंह जल जाएगा, बहुत वीक एसिड है, और ये थोड़ा सा आपका टेस्ट चेंज कर देगा, ठीक है, थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए आपका इसमें डाला होता है, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे और आप उसे खुश होकर पिए, ठीक। नहीं तो HCl डाल दोगे फिर तो गए तुम भी, और बेचने वाला भी गया, तुम भी गए फिर, ठीक। तो आपके पास क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड काफी वीक एसिड होता है, ये केवल एक फ्लेवर देता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब
यहाँ पर ऐड क्या होता है, तो जितनी भी अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, बेवरेजेस होते हैं, वहां पर आपके पास CO2 गैस अंडर हाई प्रेशर पैक ही होती है। ठीक है, बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर पैक ही होती है। प्रेशर कम होगा तो आप गैस को पैक ही नहीं कर सकते हैं, वो तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, सील क्या होता है हाई प्रेशर पे। पहला एप्लीकेशन तो ये हुआ कि जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, बेवरेजेस होते हैं, वहां पर CO2 का पैकिंग क्यों किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, आप समझिए होंगे। दूसरा जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक और इसका एप्लीकेशन देखें तो एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, जब बहुत ऊंचाई पर हम जाते हैं तो जो आपके पास जो क्लाइंबर होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं पीठ पर। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप माउंटेन की तरफ जाओगे, ये आपका माउंटेन, ठीक है, जब आप यहां से बढ़े, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, यहां पर आप पहुंचे तो ऑक्सीजन लेवल क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, बहुत कम है, लेवल लो। ठीक, तो जब ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए, एक्टिवेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पूरी बॉडी जो चल रही है दैट इज वो किस चीज का यूज कर रहे हैं, एनर्जी का तो कर ही रही है, लेकिन साथ में हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे सेल्स है वो प्रॉपर काम कर सके, माइंड प्रॉपर काम कर सके, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक, तो जब आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो जो भी इंसान होगा उसकी जो सोचने या समझने की जो कैपेसिटी होगी उसमें काफी सारी कमी आ जाएगी। एक तरह से जो मेंटली जो डिसऑर्डर की हम कंडीशन बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से उसका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका जो थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने या समझने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आती है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो होगी। तो इसलिए क्योंकि हाई लेवल पर माउंटेन की तरफ आप गए, एवरेस्ट पे चले गए, या जो आपका हाई एल्टीट्यूड पे आप कहीं जा रहे हो, तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, लो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, माउंटेन पर या हाइट पर क्या होता है, बहुत कम होता है, और बहुत कम प्रेशर होने की वजह से दिक्कतें होती है, थिंकिंग कैपेसिटी में चेंज आ जाता है। और जब आपके पास ठीक है, तो जब आप माउंटेन की तरफ जा रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वहां पर थिंकिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, और थिंकिंग कैपेसिटी जब कम हो जाती है तो इस तरह की जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं एनोक्सिया। उसे क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्या बोलेंगे, एनोक्सिया। ठीक, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक, एक और बात, हम जब वहां पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ। अब जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आप बैठे हो, घर में बैठे हो, ठीक, अब बॉडी में भी क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती है, ऑक्सीजन होता है, ठीक, तो और बाहर भी बहुत सारी गैसेज है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो भी गैसेज है, एक तरह से क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपके अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन है, ये अदर गैसेज भी हो सकती है कुछ क्वांटिटी में, और आपके एटमॉस्फेयर में भी आपका कुछ गैसेज है। ठीक, और गैसेस क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, मूवमेंट होता रहता है, तो ये प्रेशर अंदर की तरफ अप्लाई कर रही होंगी, राइट, और जो आपके पास बॉडी के अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन है ये बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। जो आपके पास बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है ये क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है बाहर की तरफ, और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो आपके बॉडी की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा है। मतलब दोनों इस कंडीशन पर अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन है जहां पर आप बैठे हो अभी, वहां पर इस तरह की कंडीशन है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर और जो बॉडी में जो एयर है या ऑक्सीजन है उनका जो बैलेंस है वो बराबर है, बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जो बॉडी का प्रेशर है और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो जब बैलेंस नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है, वेन्स का ब्रेकेज शुरू हो जाता है, और सबसे पहले जो नाक होता है वहां पर वेन काफी कमजोर होती है, उसका ब्रेकिंग शुरू हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन, तो इसलिए वहां पर एप्लीकेशन कौन सा हुआ, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हैं, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर हाइट पे गए, प्रेशर कम हुआ, तो उसे रोकने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं,
या ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। थर्ड आपके पास होता है कि जो सीट डाइवर्स होते हैं, ठीक है, गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं अपने साथ कुछ गैसेस जो उनका सिलेंडर होता है, क्योंकि जब आप एक जो आपका लेवल होता है, ठीक है, जब आप सी लेवल से बहुत नीचे पहुंच जाते हो या बहुत ऊपर पहुंच जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाती है। तो जब आप रिवर में या जो सी वाटर है उसमें काफी अंदर तक पहुंच जाओगे तो वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें जो क्वांटिटी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपके पास होता है उसमें आपके पास हीलियम होगा कुछ क्वांटिटी में नाइट्रोजन होगा और कुछ क्वांटिटी में आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक। तो जब आप सी वाटर में नीचे की तरफ जा रहे हो, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है नॉर्मली उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिखता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी उसमें हीलियम ऐड कर ली जाती है। फिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप सी लेवल में नीचे की तरफ बढ़ोगे ऊपर से प्रेशर आएगा तो जो आपका ये गैस है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ज्यादा डिजोल्व होगी, और अगर नाइट्रोजन ज्यादा डिजोल्व होगी तो उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इधर। लेकिन जब आप सी लेवल से ऊपर आओगे, सी लेवल से आप जब ऊपर आओगे तो जो आपका ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन है वो वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले तो जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी तो प्रेशर था, गैसेस वहां पर थी, लेकिन प्रेशर रिलीज किया तो गैस निकलनी शुरू हो जाती है। तो वैसी बॉडी से भी क्या होगा फिर, जब आपने अगर केवल इतना लिया हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके सिलेंडर में था, ये दोनों थे, ठीक है। तो जब आपकी क्वांटिटी ये थी तो जब जैसे आप ऊपर आओगे तो जैसे कोल्ड ड्रिंक में गैसें निकलना शुरू हो जाता है तो वैसे जो वेन्स होती है वहां से गैसें निकलना शुरू होगा। और ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन होता है क्योंकि बड़ा साइज होने की वजह से ये ब्लॉकिंग शुरू कर लेता है, मतलब ये अटक जाता है बीच में, जो वेन्स होती है वहां पर ये एक बबल्स टाइप का फॉर्म कर लेता है, बबल्स टाइप का प्रिपेयर कर लेता है, आ तो रहता है बाहर की तरफ लेकिन बबल्स का फॉर्मेशन भी करता हुआ आगे बढ़ता है। और अगर यहाँ पे बबल्स बढ़ गया तो ये क्या करेगा, ब्लॉकेज करेगा, बेंड हम इसे कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बेंड्स, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो रुक जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई जब हम ऊपर आ गए, सिलेंडर का यूज तो नहीं करेंगे लेकिन उसने ब्लॉकेज कर दिया नाइट्रोजन ने, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन ने ब्लॉकेज कर दिया। और ब्लॉकेज होने की वजह से फिर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो दिक्कत होगी। जब आप सी लेवल से ऊपर आए, नाइट्रोजन ब्लॉकेज कर गया, ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हीलियम वहां पर ऐड क्यों किया जाता है, क्योंकि हीलियम का साइज छोटा होता है, हीलियम का साइज छोटा, और अगर हीलियम का साइज छोटा तो ये वेन को उस तरह से ब्लॉकेज नहीं करेगा, ये बबल्स उतना आसानी से नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आपके पास था हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है, हेनरी लॉ होता क्या है, राइट। तो ये आपके पास था।